अब यहाँ पर आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जाने के पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर कवर किया था वो चैप्टर था रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में मैंने लास्ट में जो वीडियो भेजा है आपको, उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो जैसे जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बढ़ने के कारण क्या होगा, जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और यदि आप स्लिप कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस समय आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग उस समय सबसे स्लो होता है। एक इसमें लास्ट चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो क्या था कि कभी कभी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है। और वहाँ पर यदि हम जाते हैं और सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन होने की, वो 200 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कॉम्पेयर टू ऑक्सीजन। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है और आप वहाँ गलती में पहुँच गए, तो वहाँ पर जो आपका हेमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अटैच होने के चांसेस होते हैं हेमोग्लोबिन के साथ, वो 200 टाइम ज़्यादा होती है एज़ कॉम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये कंबाइन आपस में करेंगे एंड इट विल फॉर्म कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या बनाएंगे, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है। जो कि क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड। और स्टेबल कंपाउंड होने के कारण क्या होगा, ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। जब ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा तो आपके हेमोग्लोबिन इंगेज्ड हो गए यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। तो इसीलिए कहीं पे भी मान लीजिए कि स्मोक है, तो स्मोक में क्या होता है नॉर्मली कि जो चीज़ बर्न हो रहा होता है, यदि वहाँ पर उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करना शुरू कर देता है। और यदि उस जगह पे आप गलती से चले जाते हैं तो आपके आरबीसी का जो हेमोग्लोबिन है वो इसके साथ अटैच होके वो कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करने लगेगा, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ था जो आपको जानना था। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होगा तो एक जगह से दूसरी जगह होगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए कोई ना कोई एजेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू certain agent is called transportation. It's called as what? ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई ना कोई ऐसा एजेंट होता है जो कैरी करके ले जाता है एक चीज़ को एक दूसरी जगह पे, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे बसेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मान लीजिए कोई आदमी बड़ौत से दिल्ली गया या कोई दिल्ली से बड़ौत आता है, तो वो किसके थ्रू आ रहा है, बस या ट्रेन के थ्रू। सो दिस विल बी कॉल्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन।
तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू सर्टेन एजेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बात समझिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस है। वो क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। वो इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, उनमें मटेरियल का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होना ज़रूरी होता है। यदि मटेरियल ट्रांसफर नहीं होंगे तो हर एक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि अपने सारे वर्क को कैरी आउट कर सके। तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाना ज़रूरी होता है। इसीलिए यदि नहीं हो तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग बीइंग नहीं होगा, वो डेड हो जाएगा। तो लिविंग बीइंग रहने के लिए, लिविंग स्टेट में रहने के लिए चीज़ों का ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़रूरी है। अब आप समझिए, यदि हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करना है तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल के अंदर होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो यदि हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़ लेते हैं तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है या ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? तो इसीलिए जो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे, वी विल टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए सम स्पेशल टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल, सम स्पेशल टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन प्लांट्स। अब सवाल ये होता है कि वो कौन कौन से मेन टिश्यूज़ हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखिए, जाइलम जो होता है तो जाइलम मेनली जो ट्रांसपोर्ट करता है, इट मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उन वाटर और मिनरल्स को जो जाइलम होता है वो सॉइल से कैरी कर और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे भी वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर ये पहुँचाने का काम करता है। जबकि जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो मेनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड एंड हार्मोन। तो फूड और हार्मोन को कैरी करने के लिए ये फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है जाइलम के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था कि जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जो सिंपल टिश्यूज़ हैं वो केवल एक तरह के होते हैं, उनमें एक तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, इनमें एक तरह के सेल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। जबकि जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं बिकॉज दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे जाइलम जो होता है वो ट्रैकिड से, वेसल से, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है। तो क्योंकि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब जो जाइलम है तो जाइलम के अंदर मेनली दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, या तो ट्रैकिड्स होंगे
या वेसल्स होंगे। जो ट्रैकिड्स होते हैं ये मेनली लोअर प्लांट्स में मिलते हैं, और लोअर प्लांट्स में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द वाटर एंड मिनरल्स। जैसे मैंने आपको कहा ट्रैकिड्स लोअर प्लांट में मिलते हैं, तो लोअर प्लांट में इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो वेसल्स होते हैं वो हायर प्लांट्स में मिलते हैं। वो किस में मेनली मिलते हैं? हायर प्लांट्स में। और जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें ट्रैकिड्स नहीं है। मेनली जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वेसल्स हैं। ठीक है, तो वेसल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? हायर प्लांट्स में, ताकि वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, तो प्लांट है तो आपको मालूम है कि ये टैप रूट है, इसमें ब्रांचेज निकलते हैं, और जो रूट्स निकलते हैं उनके ब्रांचेज में भी ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रूट निकलते रहता है और ब्रांचेज बनते रहते हैं। अब जो ये फाइन रूट निकलते हैं इन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। और जो ये रूट हेयर्स होते हैं इतने फाइन होते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में घुस जाते हैं, और ये सारे वाटर को कलेक्ट करके ये मेन एक यहाँ पर ऐसे वेसल्स होते हैं उसमें डालता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये लीप्स हैं, तो ये वेसल्स ऐसे जाएगा और पानी को लीफ तक पहुँचा देता है। ठीक है, यदि आप ट्रैकिड और वेसल्स के स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो ट्रैकिड्स होते हैं उसमें टर्मिनेटिंग एंड्स होते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। इस तरीके का होता है आपका ट्रैकिड्स, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब मान लीजिए होता क्या है, तो ये कहलाते हैं पिट्स, ओपन पिट्स। ठीक है, तो इसमें जैसे पानी यहाँ से एंटर किया, आगे बढ़ा, यहाँ से निकला, फिर इसमें एंटर कर गया, फिर आगे बढ़ा, इसमें से निकल गया, फिर इसमें से इसमें चला गया। तो इसमें क्योंकि पानी एक जगह से निकलता है दूसरी जगह जाता है, फिर तो इसमें प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है। अब प्रेशर क्रिएट नहीं होने के कारण क्या होता है, इट विल बी नॉट एबल टू कैरी द वाटर एंड मिनरल टू ए ग्रेट डिस्टेंस। तो जो लोअर प्लांट होते हैं वो आपको मालूम है कि छोटे साइज़ के होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दूर तक कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं, तो ये वेसल्स जैसे मान लीजिए एक वेसल है, ठीक है, तो ये आपस में ऐसे कंबाइन करके, यहाँ पे मान लीजिए इसे कंबाइन कर गया, तो ये कंबाइन करके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है। ठीक है, जिसमें चीज़ें जो हैं वो ईजिली मूव कर सके। इसमें कोई पिट नहीं होता है, वो ओपन जो पिट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ओपन पिट्स नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, जो भी प्रेशर इसमें डेवलप हुआ है वो डेवलप रहेगा एंड द वाटर कैन बी कैरीड टू ए ग्रेट डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से रूट हेयर्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रूट हेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में ये घुसे हुए हैं। अब जो ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं तो इनमें वाटर फिल्म्स ये कंटेन करते हैं, ये वाटर फिल्म्स कंटेन करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये सेल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये सेल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए पानी ज़्यादा है और जो ये सेल्स हैं इनके अंदर पानी कम है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है जो वाटर फिल्म के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाटर है इट विल डिफ्यूज़ इनटू द रूट हेयर सेल्स। तो ये जितना भी पानी है इट विल डिफ्यूज़ इनटू द
root hair cells. So from soil particle the water will diffuse into the root hair cells by a process called as diffusion. ये किस प्रोसेस से अंदर जाएगा? डिफ्यूजन से. फिर जैसे जैसे ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो फिर अंदर में एक सेल से जब दूसरी सेल में इसको ट्रांसफ़र होना होगा. अब यहाँ पर पानी चला गया तो वो डाइल्यूट हो गया और ये कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल में जो वो ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज जस्ट रिवर्स टू डिफ्यूजन. तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव किया. ठीक है, तो इस तरीके से वाटर मूव करता हुआ और ये वेसल्स में डाल दिया जाता है. और वेसल्स के अंदर अब क्या होता है, एक तो कॉन्टीन्यूसली रूट की तरफ से वाटर ऐड हो रहा है, तो एक अपवर्ड फोर्स कॉन्टीन्यूसली एक्ट कर रहा होता है वाटर के ऊपर जो उसको ऊपर की तरफ पुश करता है. जबकि लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, और वहाँ से कॉन्टीन्यूसली वाटर लॉस हो रहा होता है बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से कॉन्टीन्यूसली वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एस्केप आउट कर रहा होता है. तो एक छोटी सी बात समझिए, जो पानी है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वाटर जितना एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका मोर देन 90% वाटर वो ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में लॉस कर देता है. एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो यूज़ होता है फॉर फोटोसिंथेसिस. तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो रिलीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर में. तो हम इसे कह सकते हैं ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है. ठीक है, ये आपको समझना होगा, ये प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है लेकिन उतना ही एसेंशियल भी है. क्यों एसेंशियल क्यों है ये समझिए. ट्रांसपीरेशन से यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है खूब सारा, तो जब वाटर लॉस होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर जोन फॉर वाटर. लो प्रेशर जोन फॉर वाटर क्रिएट हो जाता है. और जब एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा वाटर के लिए, ठीक है, तो वो वाटर को अपनी तरफ पुल करेगा. तो एक पुल फोर्स जिसे हम ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशनल पुल. तो ये जो ट्रांसपीरेशनल पुल है ये एक्ट करता है. अब ऊपर एक फोर्स खींच रहा है, नीचे से एक फोर्स ऊपर धकेल रहा है, तो इस कारण से वाटर जो है वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या समझो, ट्रांसपीरेशन जो हो रहा था तो ट्रांसपीरेशन लॉस होता है वाटर का वेपर के फॉर्म में. इस कारण से यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया वाटर का. और लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के कारण जो वाटर है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के कारण क्या हुआ, जो वाटर है वो वाटर आपका यहाँ पर से लॉस हुआ. इस कारण से यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ और ये वाटर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ एक पुल फोर्स खींचता है और उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल. ये ट्रांसपीरेशनल पुल और जो ये अपवर्ड फोर्स है ये दोनों लगते हैं. अपवर्ड फोर्स वाटर को ऊपर फेंक रहा है, ट्रांसपीरेशनल पुल ऊपर खींच रहा है. इससे तेज़ी से पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ पहुँच जाता है एक ग्रेट प्रेशर के कारण. ठीक है, अब जैसे कि आपको मालूम होगा एक यूकेलिप्टस का ट्री होता है. किस चीज़ का? यूकेलिप्टस का ट्री, जिसे आप लिपस्टिक का ट्री भी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं. अब वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें जो टिप तक पानी पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है समझिए. जो यूकेलिप्टस का ट्री होता है वो सबसे ज़्यादा, जो आपका यूकेलिप्टस का ट्री है वो सबसे ज़्यादा पानी खींचता है और उसके बाद वो उसको वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ आउट कर देता है एटमॉस्फेयर में. तो इस कारण से क्या होगा,
जो वाटर लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वो पानी लॉस करेगा तो उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशनल पूल डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशनल पूल डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा पानी ऊपर तक जा पाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ये आपका वेसल्स है, वेसल्स के अंदर कोई भी पिट नहीं होता है, इसके कारण जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो एक ग्रेट प्रेशर होता है, और इस ग्रेट प्रेशर के कारण जो आपका पानी है वो दूर तक, लीफ तक पहुंच पाता है। जितना बड़ा प्लांट होगा, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा और तभी पानी उतने ऊपर तक जा पाएगा। यदि वाटर लॉस नहीं होगा तो पानी ऊपर तक नहीं जा पाएगा, बिकॉज द प्रेशर विल नॉट डेवलप विच विल बी पुशिंग द वाटर टू सच ए ग्रेट डिस्टेंस। तो इसीलिए इस प्रेशर का क्रिएट होना भी ज़रूरी है, और नीचे से अपवर्ड फोर्स, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वाटर जो है वो ऐड हो रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली वाटर ऐड होता है आपका। तो कॉन्टीन्यूसली वाटर ऐड हो रहा है किसमें? कॉन्टीन्यूसली वाटर ऐड हो रहा है आपका सॉयल से वेसल्स के अंदर। तो इसीलिए वो उस पानी को ऊपर की तरफ भेज पाता है। यदि ये प्रेशर क्रिएट ना हो तो वो पानी कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो सॉयल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेज जाते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, गौर करके दोबारा भी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक प्लांट के अंदर वाटर मिनरल्स जो कि सॉइल के अंदर होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर और टिप तक पहुंचा देता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड गो थ्रू इट वेरी सिंसियरली, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आपके नोट्स भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। इससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। नोट्स इसके बाद एक बार पढ़ लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप रिप्लाई कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।